बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 24 मई है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, अलीमा खान का इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू में क्या है ये मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खास सिग्निफिकेंस है ऐसे वक्त में जब मंगल को मज़ाहमत हमने पाकिस्तान की सड़कों पर होते हुए देखी और मंगल के बाद बहुत सारी डील की बातें हो रही हैं। सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है ताकतवर हलकों के किसी नुमाइंदे के साथ और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर बातचीत जो है वो चल पड़ी है। दोस्तों, उसके बाद ये पहला इंटरव्यू है जिसमें उन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया जो इमरान खान से रिलेटेड है। तो आपने इसकी टाइमिंग को याद रखना है क्योंकि मंगल को मज़ाहमत होती है, फिर जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस महाज को खाली छोड़ दिया और फिर उसके बाद जुमे वाले दिन पूरे मुल्क के अंदर मुल्कगीर एहतजाज हुआ। तो इसकी टाइमिंग इस तनाजुर में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दोस्तों, एक बात यह भी याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किसको इंटरव्यू दिया, कहाँ बैठकर बात की, क्या कहा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के लोग निकलते नहीं हैं, कायदीन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आपको पार्टी में नजर आएंगे। और जब भी तहरीक अपने अरूज पर जाने लगती है या किसी तहरीक का आगाज होता है, सीरियस एफर्ट का आगाज होता है, तो प्रॉक्सीज की एंट्री होती है। बैरिस्टर गौहर की शक्ल में हमने 26 नंबर चुंगी के ऊपर भी देखा कि वो पैगाम लेकर आए सरकार का और गाड़ी में बैठकर इस पर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। अलीमा खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया, उन्होंने एक इंटरव्यू में ज़रूर बताया था कि हमें जो गारंटीज दी जाती हैं उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता और आज भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि जिसको हम ये माने कि हमारी आइंदा मंगल को मुलाकात करवा दी जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रॉक्सीज जो रॉन्ग नंबर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ अलीमा खान को ये क्रेडिट जाता है कि एक बहन ने जिसका कोई सियासी करियर नहीं है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को मजबूर कर दिया कि वो उनके साथ चलें और अगर नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्रेडिट इनको जाता है कि उन्होंने मजबूर किया कि वो अलीमा खान के साथ आकर खड़े हो गए। दोस्तों, अब इस इंटरव्यू में क्या कहा है, अलीमा खान ये कहती हैं कि अगर इमरान खान से ख़ानदान या वकला मुलाकात ना करें तो उनका किसी इंसान से कोई रब्ता नहीं होता। दूसरे कैदियों के सेल सुबह खोल दिए जाते हैं और शाम को बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान को किसी इंसान तक रसाई नहीं दी जाती। पुलिस वालों को भी उनसे बात करने से रोक दिया गया। उनके इर्द गिर्द 10-15 कैमरे लगे हुए हैं, यानी इमरान खान को मुकम्मल निगरानी में रखा गया। हर एंगल से उनको देखा जाता है कि इमरान खान सोचता कैसे है, इमरान खान देखता कैसे, इमरान खान की जहनी हालत कैसी है, और ये एक तरह से नफ्सियाती प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान के ऊपर इतनी नज़र रखने का मकसद एक ये भी है कि आप बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाते हैं कि यार हम इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये टूट नहीं रहा। अच्छा, अब टूटेगा। अच्छा, अब हमने 15 दिन से इमरान खान की मुलाकात बंद कर दी। अच्छा, हमने अब 3 महीने से इमरान खान की मुलाकात किसी से होने नहीं दी। अच्छा, जो लोग जाते हैं वो इमरान खान को क्या पैगाम दे रहे हैं, और बार बार इमरान खान के पास जो लोग जाते हैं उनको बदल बदल कर भेजा जाता है ताकि एक एसोसिएशन डेवलप ना हो सके। और ये सब कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है ताकि उन्हें कैद तन्हाई में रखकर किसी फ़र्द वाहिद की जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उसे पूरा किया जा सके और इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आवाम के जहनों से मिटा दिया जाए। लेकिन ये मेरे रब का करम है कि जिसे तुम मिटाने लगे हुए वो हर गुजरते दिन के साथ प्लस प्लस पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। लोगों के जहन में उसकी जो तस्वीर है वो बार बार जिसे तुम मिटाने की कोशिश करते हो वो बार बार उभर कर आती है। और पाकिस्तान की अवाम, आज आप कहीं चले जाएं, नून लीग का वोटर आपसे मुतनफ़िर हो गया पंजाब के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर जो सिंध के अंदर सिंध की सरकार के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ था, और जो भी आप उसमें तरीका अपनाएं, लेकिन आज वो भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाता है। तो सरकार ने तो बहुत जोर लगाया कि इमरान खान को मिटा दिया जाए, लेकिन इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजीद इस सियासत के अंदर प्लस प्लस होता जा रहा है। दोस्तों, इमरान खान की आंख के पीछे एक क्लॉट है। अलीमा खान ये कहती हैं कि हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है। हमने कई डॉक्टर से बात की, मेरी बहन डॉक्टर हैं, मेरे कज़न डॉक्टर हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ऐसा क्लॉट आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर या शुगर जैसे मसाइल में बनता है, जबकि इमरान खान को ऐसी बीमारियां कभी भी नहीं थी। 3 साल पहले तक उनकी ब्लड प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। इमरान खान 3 माह तक आंख की तकलीफ की शिकायत करते रहे। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए वकील से उन्होंने कहा कि 3 माह तक आंख का मसला रहा, यहाँ तक कि दिसंबर में 2 हफ्ते तक वो एक आंख से
देख नहीं सके। वो जेल सुपरिटेंडेंट को बताते रहे कि मैं देख नहीं पा रहा, और इस ताखीर की वजह से उनकी आंख को मुस्तकिल नुकसान पहुंच चुका है। दुनिया भर के कई डॉक्टर्स ने कहा कि मुमकिन है कि इमरान खान को खाने में कोई जो क्लॉटिंग का जो एजेंट है वो दिया गया है। बहुत सारी ऐसी आपको अद्वियात मिलेंगी जिससे मसनूई तौर पर यह क्लॉट बनाया जा सकता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर उन्हें मुनासिब अस्पताल ले जाने में क्या मसला है। इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में है। उन्होंने पहले पैगाम दिया था कि मुझे जेल के अंदर मारने की कोशिश की जाएगी, जिससे मुर्सी को कत्ल कर दिया गया। इसीलिए हमारी तशवीश जायज़ है। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो उन्हें बेहतर है कि अस्पताल में जाने दिया जाए, उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से उनका इलाज करवाया जाए। अलीमा खान ये भी कहती हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक कागज़ की बुनियाद पर ऐसे इल्ज़ाम का सामना था जिसकी सज़ा मौत तक हो सकती है। हुकूमत कहती रही कि साइफर झूठा है, ऐसा कोई कागज़ मौजूद नहीं। फिर साइफर सामने आ गया। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता। अब जब हमने साइफर पढ़ा तो हमें अपने भाई पर फ़ख्र हुआ। तमाम इल्ज़ामात इसलिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा था। दोस्तों, अलीमा खान ने यह भी पाकिस्तान की आवाम और उन ताकतवरों को पैगाम देते हुए कहा अपने इस इंटरव्यू में कि इमरान खान को एक पेशकश 4 अगस्त 2023 को की गई थी। कुछ लोग आए और कहा कि अगर आप मुल्क छोड़ दें और कुछ साल खामोश रहें तो बाद में वापस आकर हुकूमत आप बना सकते हैं, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़कर किसी सूरत में पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुमकिन है कि कल मुझे भी उठा लिया जाए। मुझे और पहले भी 60 केसेस हैं। एक केस में वो मुझे 5 साल के लिए जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन हम इमरान खान के लिए बोलेंगे। हमें इस पर फ़ख्र है। साइफर में भी एक ऐसा शख्स नजर आता है जो अपने मुल्क और आवाम के लिए खड़ा था। वो इमरान खान को आइसोलेट क्यों कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने जवाब दिया क्योंकि उनसे ये सवाल हुआ। वो ये कहती हैं कि पहले कहते थे कि मुल्क छोड़ दो, अब उनकी डेस्परेशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान को कोई पैगाम बाहर से आए। बुशरा बीबी की बेटी उनसे मिलने गई। हमने पूछा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की सेहत और आंख के बारे में क्या बताया। जब वो बाहर आई तो शर्त लगाई गई थी कि जेल से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आएगा। तो ख़ानदान पर मुकम्मल पहरे हैं, पाबंदी है। देखिए, जब ख़ानदान के लोग आकर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई जो बाहर बैठा होगा उस पर ट्वीट कर देता है। और मरियम वट्टू का केस यही था, और मरियम वट्टू ने जो यहाँ से ट्वीट्स की उसके बाद इनके ख़ानदान से भी इनकी मुलाकातें जो है वो बंद करवा दी गई। दोस्तों, अलीमा खान ये भी कहती हैं कि वो इमरान खान से बहुत खौफजदा हैं। सोचें, अगर आप उनसे मिलें तो शर्त यह है कि उनका एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं जाएगा। यही उनका खौफ है और उनकी आंख को पहले ही नुकसान पहुंचा दिया गया। क्या वो समझते हैं कि जिम्मेदारों को माफ़ कर दिया जाएगा? ये फिर उनसे सवाल हुआ तो इसका जवाब उन्होंने अलीमा खान ने ये दिया कि नहीं, अगर मेरा भाई माफ़ भी कर दे, पाकिस्तानी अवाम इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। देखिए, इससे पहले बुशरा बीबी जब बाहर थी तो उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें बड़ी तफसील के साथ उन्होंने कहा था कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान बाहर आकर आपसे बदला लेगा तो इमरान खान ने सबको माफ़ कर दिया। और जब उनसे ये सवाल हुआ कि अब तो इन्होंने गोलियां भी चला दी और 26 नवंबर को भी गोलियां ही चली, तो लोगों को मजबूर कर दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब किसी भी बंदे से बात करें, यार ये डंडे मारते हैं, ये गोलियां चलाते हैं, तो हम लोगों को मरवाएंगे नहीं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, सब क्या बयान उठाकर देखें तो हर एक ने ये बात कही हुई है कि आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों को मरने के लिए अपने साथ लेकर जाएं, और हमारे पास अगर 3-4 लाख बंदा नहीं होगा जब तक हम नहीं जाएंगे। ये बेशतर जो कायदीन थे उन्होंने ये बातें की। लेकिन अलीमा खान के यहाँ मुसलसल इनकार है। गोलियां चलानी है, मारना है, रास्ते से हटाना है, केसेस तुमने करने करके देख लो, लेकिन हम अपने भाई की रिहाई, आज़ादी और जो उसका हक है वो उसे दिलवा कर रहेंगे। दोस्तों, एक जो मेजर काम अब हुकूमत, सरकार तो खैर नाम की है, जो इस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, इन्होंने आईनी अदालत से इमरान खान की सजाओं के ऊपर ठप्पा लगवाना है। अगर ये ठप्पा लग गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको इमरान खान की रिहाई के लिए डील का एक रास्ता निकालना होगा या रहम की अपील करनी होगी। और फिर जब इनसे सवाल होगा, इसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखें जी, पाकिस्तान की अदालतें 2/3 अक्सरियत से पार्लियामान ने तब्दीली की, आईनी अदालत बनाई गई, उसका फैसला है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप देखें ना, राना सनाउल्लाह ने इस किस्म की बातें शुरू भी कर दी हैं। और फिर रास्ता क्या बचेगा? या तो डील करें, और डील भी फिर आपको करनी पड़ेगी और इनकी मर्जी की करनी पड़ेगी, कागज़ों पे दस्तखत करवाएंगे और उसके ऊपर आप जो मर्जी लिख दें। और फिर पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत होगी, इमरान खान की ज़िंदगी होगी, सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाएगा। आज भी कंट्रोल में, लेकिन कहीं ना कहीं एक खौफ है, एक डर है अवाम का, इंटरनेशनल इदारों का, ताकतों का। लेकिन उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सर अभी तक हाथ खड़े किए हुए हैं। अगर अलीमा खान ये मज़ाहमत ना करती, प्रेशर ना डालती और बाहर ना निकलती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर गौहर से या बाकी लोगों से क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको ना इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ।
सदाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई गलत था, और वो अदालत जिसने सदाम हुसैन को फांसी की सज़ा दी, आज भी लोग ये कहते हैं जी कि अदालत ने का फैसला था, इसमें अमेरिका का क्या लेना देना। यही होता है ना, यहां पर भी लोग यही कहेंगे कि ताकतों का क्या लेना देना, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, 2/3 अक्सर से आईनी अदालत को बनाया गया, ये उनका फैसला है, जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन अदालतों के खिलाफ एक महाज जो है वो क्रिएट करना होगा। लतीफ़ खोसा की आप बातें सुने तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं जी कि मैंडेट हमें इसलिए नहीं मिला था कि हम अडाला के बाहर जाकर मारें खाएं, डंडे खाएं, जहाँ पे डंडा उठाते हैं लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्होंने खुद ये कहा। हामिद खान साहब भी कहते हैं कि जनाब हम जनरल हाउस इजलास बुला रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर, जब भी तहरीक आगे चलना शुरू होती है या मज़ाहमत की जाती है तो ये डील लेकर आ जाते हैं, ये पैगाम लेकर आ जाते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवा देंगे और देखें आप पीछे हट जाएं। तो बैरिस्टर गौहर ने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक प्रॉक्सी का, एक रॉन्ग नंबर का किरदार था, इसे अब समझने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और पाकिस्तान में आज तहरीक इंसाफ ने जी एक दरख्वास्त है वो दायर की है, और इस हवाले से लोगों का एक रिएक्शन भी आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो दरख्वास्त दी गई, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट भी किया गया, जिसमें लिखा गया कि सेनेटर ओन अब्बास और बैरिस्टर अली जफ़र की क़यादत में PTI सेनेटर्स ने बुशरा बीबी के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में रेटिनल डिटैचमेंट ऑपरेशन के बाद मुनासिब तिब्बी सहूलियात ना देने, अहल खाना को इलाज की तफसीलात ना बताने और बहन की ट्वीट्स को जवाज़ बनाकर मुलाकातों पर पाबंदी और मुसलसल तन्हाई को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 9, 14, 25 और बैन अवी कैदी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। तो ये अब क्या करेंगे, ये दरख्वास्तें देंगे, ये पेपर खेलेंगे, ये पिटीशन खेलेंगे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कायदीन हैं जिन्हें 3 बरस हो गए जी। अगर ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे मफलूज होने से पहले बचाया जा सकता था, लेकिन हर चीज़ अब उनके कंट्रोल में आ गई है। अगर ये रेजिस्टेंस 2 बरस पहले 8 फरवरी 2024 की रात को शुरू हो जाती तो आज पाकिस्तान एक डिफरेंट तरीके से हमें आगे बढ़ता हुआ, जमहूरियत आगे बढ़ती हुई नजर आती। इमरान खान के केसेस का पूरा नक्शा बदल जाता। अब आप देखें कि उन्हें 9 मई की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ एक सज़ा चाहिए, 190 मिलियन पाउंड, और उसमें वो मोहर लगाकर इमरान खान को हमेशा के लिए, यानी जब भी सज़ा होगी वो जेल के अंदर रहेंगे, और जब तक कोई डील या कोई रास्ता इमरान खान खुद से तजवीज़ नहीं करते, ये अब इनका प्लान है। और दोस्तों, आज एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट थी, इस पर भी बात करेंगे। राना साहब ये कहते हैं जी कि PTI अब सियासी जमात नहीं रही, ये जब भी बात करती है रियासत पर हमले की बात करती है। इसके बाहर बैठे लोग रियासत के खिलाफ हर किस्म की साजिश में मुलविस हैं। इमरान खान की सियासत महाजराई पर है। इमरान खान ने अपने 2 सूबों में हुकूमत तोड़ी और इलेक्शन मुआहदा कबूल कर लिया। नहीं राना साहब, ऐसे नहीं। आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं आपकी जमात कर सकती। लोग अपने दिल की बात करते हैं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी भारत के अंदर बनी है, ये नौजवानों ने बनाई। एक चीफ जस्टिस ने नौजवानों का मजाक उड़ाया कि यार ये वेले बैठ कर ना सारा दिन हुकूमत पर तनकीद करते हैं, इनके पास नौकरी नहीं है। भाई नौकरी किससे देनी थी? सरकार ने देनी है ना। ये रियासत का फर्ज है कि वो अपने नौजवानों को नौकरी क्रिएट करके दे, तालीम दे। ये रियासत का काम होता है, ये नौजवानों ने खुद नहीं करना होता। अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में 2.5-3 लाख बंदा पिछले 4 माह के अंदर पाकिस्तान को छोड़कर चला गया, और ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए नहीं गए, कोई मजदूरी करने के लिए गया, क्योंकि पाकिस्तान में आपने मजदूर के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आप डॉक्टर्स की बात ना करें, मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा। हालात कभी भी ऐसे नहीं थे, मजदूरी मिल जाती है, लेकिन यहां पर मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान को लोग छोड़कर जा रहे हैं। आप मिसालें देते हैं कि जनाब देखें ये कल्ट है, ये तहरीक इंसाफ वाले दुश्मन मुल्क के साथ मिले हुए हैं, फिर सबूत भी दिया करें। ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, नाम ले लोगों के कि बाहर से बैठकर कौन क्या करता है। इन्होंने ना जी एक मिथ बना लिया कि इमरान खान को की जो बात करेगा वो गद्दार वतन है, इमरान खान जो जमहूरियत की बात करेगा पाकिस्तान का वो दुश्मन है, और आसानी से आप लोग जो हैं वो तमगे तकसीम कर रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ कर ना शहरियार अफरीदी से जब मैंने सवाल किया आपके बारे में कि क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तो बताया गया, और मैंने राना साहब से खुद कहा कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। पूछे ना उससे जिसने कहा जाकर। तो राना साहब ये कह रहे हैं कि 2 सूबों में हुकूमत तोड़ी। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी गलत प्रोपेगेट करते हैं इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ने 2 सूबों के अंदर अपनी हुकूमत इसलिए कुर्बान की क्योंकि खान साहब ये समझते थे कि पाकिस्तान की आवाम के पास जाकर हमें फैसला करवाना चाहिए। जमहूरियत के अंदर और क्या होता है, आप चले जाते हैं GHQ। आपको पाकिस्तान की आवाम ने, राना साहब, आपका इंतखाब नहीं किया। आप बहुत अच्छे थे जब आपने अपने आप को अलहदा कर लिया हुकूमत से। ख्वाजा साद रफ़ीक भी बहुत अच्छे थे जब उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन एकदम से आपको दरख्वास्त करके बुलाया गया
कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है और आप आ गए, सेंटर आपको बना दिया गया। आप पाकिस्तान की आवाम के वोट से नहीं आए, आप एक चोर रास्ते से आए हैं। अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि फैसला अवाम करेगी। इमरान खान ने 2 दफ़ा अपने सूबों के अंदर हुकूमतों को इसलिए कुर्बान किया कि अवाम फैसला करे। यहां पर हुकूमत को कुर्बान करना तो बहुत दूर की बात है, यहां पर तरीके निकाले जा रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि इस पार्लिमान को, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम एक और इलेक्शन करवाएं, कौमी हुकूमत बना देते हैं, या फिर हैंडपिक लोगों के हवाले हुकूमत को कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम इस पूरे प्रोसेस पे कहीं नहीं है। ये वो लोग बातें करते हैं कि जनाब हम हुकूमत को कुर्बान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना पॉलिटिकल कैपिटल है, ना आवाम को फेस करने की जरूरत है। आवाम के पास जाएं, राना साहब आपको लग पता जाएगा, आपको आपके हल्के में कोई वोट नहीं देगा। तो राना साहब जी ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और 7 जून को ये होने जा रहे हैं। वहाँ पर ओवर द ईयर्स जो मेरी असेसमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने 3-4 इलेक्शन जो है वो कवर भी किए। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को मैं बहुत क्लोजली फॉलो भी करता रहा। मेरा गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी टाइम गुजरा भी है। ज़िंदगी के मैंने 10-12 साल जो है गिलगित बल्तिस्तान में गुजारे। गिलगित के इलेक्शन के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दफ़ा एक डिफरेंट माहौल है और पिछले इलेक्शंस में क्या होता रहा। गिलगित के अंदर इलेक्शन में जो फैसला मौलवी साहब करते हैं ना, लोग वोट देते हैं। मस्जिद का फैसला इंपॉर्टेंट होता है, जमात खाने का फैसला इंपॉर्टेंट होता है, इमाम बारगाह का फैसला इंपॉर्टेंट होता है, बरादरी सिस्टम है, और फिर लोग इसी बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं। वहाँ पर ना ये जमहूरियत, कौन क्या कह रहा है, किसके साथ खड़ा है, हुकूमत कैसी है, ये मैटर नहीं करता। और फिर कुछ बड़े मिलकर इसका फैसला करते हैं कि मरकज़ में किसकी हुकूमत है, हम उसी के साथ जाएंगे। ये इस इलाके की, आज़ाद कश्मीर की भी यही हकीकत आपको मिलेगी। ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, इस दफ़ा डिफरेंट क्या है, एक बात आपने याद रखनी है कि इस दफ़ा इमरान खान फैक्टर और नौजवान फैक्टर पूरे इलेक्शन के अंदर आपको नजर आएगा। और दलील के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये मामला ना होता, जो सर्वेस करवाए गए और जो जनरल परसेप्शन था वहां पर लोगों का जो पॉपुलर सेंटिमेंट है जिसको देखा गया, तो पता ही चला कि आपको वही काम करना पड़ रहा है जो आपने जो पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी की रात को उससे पहले किया, कि आप निशान छीन लो। ये सबसे बड़ी दलील है। और वो सर्वेस जो खुफिया तौर पे करवाए गए, पार्टीज़ के अंदर जो सिचुएशन है, और लोगों से पूछा गया कि इस दफ़ा क्या लोगों की जो सेंटिमेंट है वो क्या है, तो सबने कहा जी इमरान खान। ना इस दफ़ा मरकज़ चलेगा, ना मस्जिद, ना जमात खाना, ना इमाम बारगाह, ना अलामा, ना काजी, ना मौलाना। कोई वोट जो टेंडेंसी थी वो आपको इस तरह की नज़र नहीं आएंगी। इस दफ़ा सिर्फ इमरान खान फैक्टर आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार पहले निशान तो छीनो ना, बाकी काम तो हम कर ही लेते हैं, पहले निशान इनसे छीनते हैं, इनकी ताकत को तोड़ा जाए और फिर देखेंगे कि हमने आगे क्या करना है। आज मैंने आपको इससे पहले भी एक लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। और कुछ दोस्त हमारे लेट आए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैंने आपसे 3 दिन पहले ये लिस्ट शेयर कर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सपोर्टर है, जो वोटर है, उसे करना क्या है। और ख़ुद से आपने इन लोगों को ढूंढना है, इनके पोलिंग स्टेशंस को देखें, और अगर आप तक पैगाम नहीं पहुंचता तो कोई बात नहीं, आप खुद जाकर इसे देखें कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जो ख़तरा है ना उन इलाकों का है जहाँ से रिज़ल्ट देर से आते हैं। ठीक है, आपने उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इसको मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर जब हमने कवर किया, तो 5-6 अजला ऐसे हैं जहाँ से इलेक्शन के नताइज, चूँकि दूर दराज विलेजेस हैं, वहाँ से फ़ैसला होना, काउंटिंग होनी और फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स आने, कंपाइल करने, इसमें देर लग जाती है। शहर के अंदर सकरदू है, हुंजा है, इसके साथ साथ गिलगित है, यहाँ से तो रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन जो दूर दराज के इलाके, जो देहात हैं, वहाँ पे देर होती है, और वहीं पे इस दफ़ा इन्होंने गड़बड़ करनी है। अच्छा जी, गिलगित के ये 24 हल्के हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और किसके साथ इल्हाक किया गया और निशान क्या है। गिलगित 1 इलियास सदीकी साहब हैं जी, इनके इलेक्शन सिंबल है इनका टेंट। फिर अतीक पीरजादा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ट्रांसफार्मर। और इसके साथ सैयद सुहेल अब्बास शाह साहब हैं, इनकी शैंटी टोपी है। फिर मीनार है, जुल्फ़कार अली का नगर 2 से हैं, रियाज अकबर साहब, एक टेंट खैमा। नेक नाम करीम हैं, क्रिकेट विकेट है। राजा मोहम्मद ज़िक्रिया, क्रिकेट विकेट है। मोहम्मद काजिम मेसम है, टेंट है। वज़ीर अज़हर मेहदी साहब का भी टेंट है। डॉक्टर मोहम्मद सैफ
शरीफ साहब क्रिकेट विकेट है। इसके साथ साथ हैंड पंप है सैयद मोहसिन जैदी साहब का, एडवोकेट हसन शिगरी हैं, पीटीआई के इनका ताल्लुक़ है जी, पीटीआई से, और मेडल है इनका। इसके अलावा शाहिदा खुर्शीद हैं, टोपी शंटी है, नुशाद आलम हैं, सैयद आबिद हैं, हाजी कामरान, अयूब कुरैशी, इन तमाम के क्रिकेट विकेट हैं। इसके बाद चारपाई जी शेर आज़म खान साहब को मिली है गज़र 1 से, गज़र 2 से नदीम रफ़ीक हैं, ताला। इसके अलावा चिमटा राजा जहांजेब हैं। इसके अलावा मोहम्मद अख्तर खान। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने रंग बिरंगे निशान इन्होंने मरकज़ में दिए, उसी तरह यहाँ पे भी निशानात मिले। तो अगला काम इनका ये है कि हमने इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन कैसे करनी है और हम अपनी मर्ज़ी का नतीजा लाएंगे। देखिए, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक जमात, नताइज कुछ भी होंगे, आप उसे चेंज कर सकते हैं, आसान है। यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का गिलगित बल्तिस्तान में आपको नज़र आएगा, और ये हमेशा से ऐसे ही रहा। तो ये मैनिपुलेट करना शायद यहाँ पे आसान होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे एक हंग पार्लियामेंट होगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और किसी एक जमात को अक्सरियत जो है वो शायद ना दी जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला इनके तय हो गए, चूँकि मरियम बिलावल जरदारी जो है उसने और आसफा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करना है, तकरीरें करनी है वहाँ जाकर, और फिर मरियम ने भी जाना है, नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जाएंगे। तो लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस किस्म की डील है। और बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड की गई कि गिलगित के अंदर भी हमारी हुकूमत बनाओ, जैसा आज़ाद कश्मीर में भी हमारी हुकूमत थी और अब दोबारा भी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डील किस नौइयत की होती है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि एक प्रोटेस्ट कॉल है, और जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में ये एहतजाज जी हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करने जा रही है। वो दोस्त जो इस वक्त जिनेवा में मौजूद हैं, तो ज़रूर जाकर इसमें शरीक होइएगा। और ये इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए ये आवाज़ जिनेवा में उठाई जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको किसानों के हवाले से भी खबर दे दूं, आने वाले दिन किसानों के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। बिजली महंगी है, पाकिस्तान में डीज़ल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सब कुछ महंगा कर दिया गया, और जो सब्सिडी गरीब के लिए होनी चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगी। अब किसान करता क्या है? पाकिस्तान का सर 70% जो हमारी जो ज़राअत थी ना, हमारी ज़राअत सपोर्ट करती थी एक ज़रई मुल्क और पाकिस्तान की इकॉनमी को, लेकिन अब ये हालात नहीं है। पिछले 20-30 सालों में हालात यकसर तब्दील हो गए। अब किसान करता क्या है? किसान ये सोचता है कि यार मैं सारा साल मेहनत करूँगा, ज़मीन के ऊपर पैसा खर्च करूँगा, खाद डालूँगा, पानी, ये वो तमाम मसाइल, उसके बाद जब मेरी फसल तैयार होती है और मैं जाकर उसे मार्केट में बेचने के लिए जाऊँगा, तो पहले आड़ती है, फिर उसके बाद मुझे मज़ीद जो माफिया बैठा है उससे मेरा इस्तेहसाल करना है, और मुझे मेरी फसल का रेट नहीं मिलेगा। वो कहता है यार दफ़ा करो, क्यों ना हम अपनी ज़मीन ठेके पे देते हैं, और जो पैसा आएगा उससे हम कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे या फिर गाड़ी ले लेंगे, उसे ऊबर पे डाल देंगे। खैर वो भी अब काम ख़राब हो गया। तो मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी फसल अभी तैयार नहीं होती थी। उकाड़े बेल्ट पे आप जाएँ तो ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है ना, यहाँ पे आपको आलू की फसल बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं ऐसे बहुत सारे उकाड़े में दोस्तों को जानता हूँ, ज़मींदार फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनकी फसल सारी की सारी अभी तैयार होने से पहले ही उसका सौदा हो जाया करता था, और वो सारा आलू जो है ना वो आपका रशिया जाता है, और उनके हालात भी आज आपको ख़राब नजर आएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी ज़मींदार फैमिलीज़ हैं, इनके रकबे इतने बड़े बड़े थे कि उन्होंने अपनी ज़मीनों के ऊपर कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। वो भी आज मजबूर हो गए कि अपनी ज़मीनें वो ठेके पे दे रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट पूरी नहीं होती और पाकिस्तान के अंदर रेट आपको मिल नहीं रहा। तो उन्होंने फैसला किया कि यार ठेके पे दो, जो पैसा है इसको हम किसी और काम में लगाएंगे, और वो पैसा या तो पाकिस्तान से बाहर, या छोटा जो ज़िम्मेदार है वो तो वैसे ही मर गया ना, तो बड़े ज़िम्मेदार का ये हाल है, तो छोटा कहाँ स्टैंड करता है? वो कहीं स्टैंड नहीं करता। दोस्तों, पाकिस्तान में एक और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ है, और डॉन अखबार ने इस पर बड़ी तफसील के साथ जो है वो एक आर्टिकल भी लिखा, और इससे पहले भी डॉन इस पर बात करता रहा। अब खबर ये आ रही है कि जो कपास की फसल है, अब बताया जाता है जी कि कॉटन क्राइसिस स्पर्स इंपोर्ट सर्च। पाकिस्तान में स्पेंड ओवर 1 बिलियन ऑन कॉटन इंपोर्ट दिस ईयर एज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज प्लंज्ड टू अ 4-decade लो। सर 4 दहाइयों में हमारी जो कपास की फसल है ऐसी नहीं हुई थी जो इस दफ़ा हुई है। तो मजबूरी की हालत में आपको बाहर से कॉटन जो है वो बाहर से आपको इंपोर्ट करनी पड़ी 1 बिलियन। अगर पाकिस्तान ये सब कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि आपको एक तो जिस फसल में से कुछ मिलता नहीं है, और फिर जितनी लागत आती है पाकिस्तान के अंदर आपको उसकी कीमत अदा नहीं की जाती। तो लोग फिर क्या करेंगे? लोग यही करेंगे ना कि वो इस काम को बंद कर देंगे। तो ज़राअत से लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं, और अब ज़राअत में वो काम नहीं है। यानी एक मुल्क जिसकी 70%
जो आपकी इकॉनमी है जिस पर डिपेंड करती थी, आज वो शोबा इस ज़बू हाली का शिकार हो गया। और रियासत ये कहती है जी कि देखें, किसान खुश है, उसको इतनी हमने सब्सिडी दे दी कि इतने पैसे तो उसको कभी मिले नहीं। गंदम पाकिस्तान में लोगों ने जो है वो काश्त करना बंद कर दिए क्योंकि इसका रेट नहीं मिलता। और जब गंदम की फसल तैयार हो जाती है तो सरकार जो रेट निकालती है उस पर वो लेती नहीं है, वो कागज़ों में सिर्फ रेट निकलता है। तो प्राइवेट माफिया आकर आपसे क्या कर रहा है, आपसे आकर औने पौने रेट लगाकर आपकी गंदम ले जाते हैं और महंगे दामों मिल मालिकान उसी गंदम का आटा बनाकर उसे सेल करते हैं। पैसा कहाँ जाता है, किसी और की मेहनत और किसी और की जेबें चली जाती है। और दोस्तों, एक डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करें और व्हाइट हाउस से ही खबर आ रही है जहां पे बताया जाता है कि व्हाइट हाउस के करीब शदीद फायरिंग, सिक्योरिटी एहलकार मौके पर मौजूद और अमेरिकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुकम्मल एक लॉकडाउन की सिचुएशन है व्हाइट हाउस में। और अमेरिकन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब गोलियां चलाने की दर्जनों आवाज़ें सुनी गई और ये मालूम नहीं हो सका कि फायरिंग किसने और क्यों की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया और व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस के करीब मुश्तबा शख्स ने चेक पॉइंट पर एहलकार पर फायरिंग की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हुआ। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद को गोलियां लगी। अमेरिकी सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि फायरिंग के वाक़े में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। अमेरिकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स ज़हनी तौर पर परेशान था जिसने जो ये हमला किया। अब जो खबर इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी इस हवाले से ये भी है कि एक रिपोर्टर हैं और ये रिपोर्टर ABC की रिपोर्टर थी सेलिना वैंग। वो इन द मिडल ऑफ फिल्मिंग जो उनका पीस था वो रिकॉर्ड कर रही थी, ये खातून रिपोर्टर। तो उसी वक्त फायरिंग हुई और इस वीडियो को पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी एंड उसी वक्त ये फायरिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। अब इसमें मजीद एक अपडेट आ गई है कि अराउंड 6 PM द गनमैन अप्रोच द व्हाइट हाउस गेट ऑन वेस्ट साइड से ये गनमैन अप्रोच करता है जहाँ पे इसको निशाना बनाया गया। सीक्रेट सर्विस रिटर्न फायर, गनमैन टेकन डाउन, बायस्टैंडर इन द स्ट्रीट आल्सो हिट बाय गन फायर। और एक जो राहगीर था उसे भी गोली लगी है, लेकिन बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस पर दर्जनों, क्योंकि ये वो वक्त है जब मुख्तलिफ न्यूज़ बुलेटिन चल रहे थे और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया जब वो लाइव अपने न्यूज़ चैनल्स के साथ जो है राब्ते में थे। तो दोस्तों, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेट्स सी के इस हवाले से मज़ीद क्या इत्तलात आती हैं। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।